दोस्तों, नवंबर के दरमियान में दुनिया भर से ये खबरें आने लगीं कि एक पुरअसरार किस्म के पिलर्स के स्ट्रक्चर्स या मोनोलिथ अचानक से वीरान और आबादी से दूर इलाकों के अंदर मौजूद हैं, जो कि मेटल से बने शाइनी स्ट्रक्चर्स हैं जिनकी ऊंचाई 10 से 12 फीट है और दिखने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म का कोई सीन मालूम होते हैं। और जाहिर है कि बिना किसी वार्निंग और वजाहत के अचानक इनका दुनिया भर के अंदर रूनुमा होना इंसानों के अंदर इसकी हकीकत जानने की क्यूरोसिटी को बढ़ाने लगा है। इसीलिए ज्यादातर लोगों को ये एलियन मखलूक का तैयार करदा कोई पैगाम लग रहा है, जिसके जरिए वो इंसानों को किसी रास्ते की तरफ गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जाहिर है कि पहले मेटल के अंदर इतने बड़े पिलर्स को बनाना और फिर इन्हें हेलीकॉप्टर्स के जरिए इन वीरान इलाकों में लाकर खुद से जमीन के अंदर फिक्स करना बहुत ही मुश्किल काम है, जो एक आम इंसान के बस की बात नहीं। और अगर कोई शख्स ऐसा करता भी है तो भला ऐसा कौन सा शख्स होगा जो ये सब करने के बाद इसका क्रेडिट लेकर मशहूर नहीं होना चाहेगा। इस वक्त सबसे ज्यादा मौजूए बहस अमेरिका के यूटा डेजर्ट में नमूदार होने वाला एक मोनोलिथ है, जिसे हेलीकॉप्टर से गुजरते हुए कुछ लोगों ने शाइन करते हुए सहरा के दरमियान में देखा तो उनकी हैरत की इंतहा न रही कि एक इतना बड़ा मीनार जो कि लकड़ी के एक ब्लॉक की तरह चकोर और हमवार है और गोया जमीन से फूटता हुआ महसूस हो रहा है, इस वीराने के अंदर क्या कर रहा है। इस मीनार की ऊंचाई 10 से 12 फुट है और ये बहुत वजनी भी है। इस इलाके के आसपास ना तो कोई आबादी है और ना ही कोई पक्की सड़क। यही वजह है कि इतने भारी धाती शाहकार को यहाँ तक पहुँचाना बहुत सारे सवालात को जन्म दे रहा है। इसे डिस्कवर करने वाले लोगों ने इसकी जगह की निशानदही न करने का फैसला किया है, वरना लोग इसे आईफल टावर समझकर यहाँ पर तस्वीर खिंचवाने पहुंच जाएंगे। इसके कुछ ही दिन बाद रोमानिया के एक रिमोट एरिया के अंदर, यानी कि आबादी से दूर एक वीराने में और अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया और फिर हाल ही के अंदर बर्तानिया में वेज बीच पर इन मोनोलिथ्स को देखा गया है। दोस्तों, इन मोनोलिथ्स का मकसद क्या है? क्या ये वाकई किसी सुपरनैचुरल फोर्सेस या एलियंस का काम है या फिर कोई आर्ट वर्क है? दोस्तों, ये कुछ और नहीं बल्कि एक आर्टिस्ट जॉन मैकक्रैकन, जो कि एक मिनिमाइल स्कल्पचर था, उसका आर्ट वर्क 2001 में उसकी मौत के बाद डेविड विनर गैलरी के पास चला गया, जो कि इसके कॉपीराइट्स को ओन करती है। इन लोगों ने इस आर्ट को मशहूर करने के लिए ऐसा किया ताकि बेतहाशा पैसा कमा सकें और वो इसमें कामयाब भी रहे। यही मोनोलिथ अब दुनिया भर के अंदर 200 से 300 यूरो के अंदर ये म्यूजियम ऑनलाइन और ऑफलाइन बेच रहा है। यही नहीं बल्कि जॉन मैकक्रैकन के बेटे ने अपने इंटरव्यू में कहा कि मेरे वालिद ने अपनी मौत से पहले 2001 के अंदर मुझे खुद कहा था कि वो अपना ये आर्ट वर्क दुनिया भर के रिमोट एरियाज के अंदर लगा कर जाएंगे ताकि लोग इस आर्ट को देखकर मुझे हमेशा याद रखें। लेकिन मेरे वालिद ने कभी भी मुझे ये नहीं बताया कि उसका ये आर्ट वर्क दुनिया के किस इलाके में कब और कैसे रखा जाएगा। दोस्तों, मोनोलिथ्स का कॉन्सेप्ट 2001 की फिल्म अ स्पेस ऑडिसी से लिया गया है, जो कि 1968 में रिलीज हुई। आज से 55 साल पहले रिलीज होने वाली इस फिल्म में दिखाया गया है कि 20वीं सदी तक इंसान और इसके आसपास की दुनिया किस कदर बदलकर एडवांस तरीन हो जाएगी। इतनी एडवांस के इंसान इस कायनात के राजों को जानने के अलावा दुनिया में अपने आने का मकसद भी जान जाएंगे और इस सब के लिए यानी एवोल्यूशन के लिए उन्हें कोई सुपर पावर या कोई एलियन या फिर खुदा इस मोनोलिथ की सूरत में या पिलर्स की सूरत में गाइड कर रहा है या सिखा रहा है कि इंसानों को किस तरह से खुद को अपग्रेड करके एडवांस तरीन बनना है। ये पावर या सुप्रीम बीइंग कौन है, इसका फिल्म के अंदर कहीं भी जिक्र नहीं है, बल्कि इसे मुकम्मल तौर पर देखने वालों पर छोड़ दिया गया है कि वो इसका क्या मतलब लेते हैं। तो इस फिल्म की शुरुआत होती है आज से लाखों साल पहले जमीन पर रहने वाले चिंपैंजीज यानी एप मैन की सूरत में, जो कि चार्ल्स डार्विन के नजरिया इर्तका के मुताबिक इंसानों के आबा व अजदाद हैं। हम देखते हैं कि ये बंदर बहुत ही कमजोर हैं, यानी अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए इनके पास कोई भी खतरनाक हथियार मसलन पंजे, सींग, दांत या जहर वगैरह कुछ भी नहीं है। इनका दिमाग और सोचने समझने की सलाहियत भी बहुत कम है। जिस इलाके में ये रहते हैं यहाँ पर खाने की भी कमी है और इनकी अपनी ही नस्ल का एक और कबीला इनकी जगह पर जबरदस्ती कब्जा करके इन्हें यहाँ से निकाल देता है और इनके इलाके पर कब्जा कर लेता है। अपने इलाके से निकलने के बाद ये जहाँ रुकते हैं वहाँ पर अचानक से एक बड़ा मोनोलिथ कहीं से आ जाता है और ये सब उसके गिर्द इकट्ठे होकर हैरान हो जाते हैं कि इस वीराने के अंदर अचानक से ये मोनोलिथ कहाँ से आ गया और ये चीज क्या है, क्योंकि ये कोई नेचुरल स्ट्रक्चर नहीं था, क्योंकि नेचर कभी भी बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर किसी स्ट्रक्चर को नहीं बनाती, यानी इसे जमीन पर किसी ने जानबूझकर किसी मकसद के लिए भेजा था। इसी दौरान एक एप मैन इस मोनोलिथ को देखकर अपने पास पड़ी हड्डियों को देखता है और इनमें सबसे बड़ी हड्डी को उठाकर हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता है, जो कि इनकी पूरी नस्ल के लिए एक बहुत बड़ी एवोल्यूशन साबित होती है, क्योंकि इसी हथियार से ये वापस जाकर उस जगह को हासिल कर लेते हैं जहां से उन्हें निकाला गया था।
इसके अलावा इसी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करके वो जानवरों का शिकार करके अपने खाने की कमी को भी पूरा करते हैं। और अगले ही सीन के अंदर हम देखते हैं कि लाखों साल का वक्त गुजर चुका है। वही एप मैन आज के जदीद और एडवांस तरीन इंसानों के अंदर बदल चुके हैं, जो कि इतने एडवांस्ड हो चुके हैं कि खला में मिशंस भेजने के अलावा स्पेस स्टेशन को भी बना चुके हैं। वो स्पेस में कदम तो रख चुके हैं, लेकिन इसमें इतने ही अनाड़ी हैं जितना कि आज से लाखों साल पहले हमारे आबाओ अजदाद थे। स्पेस स्टेशन में मौजूद एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर एक मोनोलिथ मिलता है, जैसा कि इन एप मैन को मिला था। ये साइंटिस्ट मोनोलिथ की तस्वीर को ले ही रहे होते हैं कि इस मोनोलिथ पर सूरज की रोशनी पड़ने से एक हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो सिग्नल निकलकर जुपिटर प्लैनेट की तरफ बढ़ने लगता है। चांद पर नजर आने वाले इस मोनोलिथ ने इंसानों को मजीद एडवांस्ड बना दिया। अब वो स्पेस को मजीद एक्सप्लोर करने वाले हैं, यानी कि फिल्म के अंदर जहां भी ये मोनोलिथ नजर आएगा, इसका मतलब यह है कि इंसान इसे देखने के बाद मजीद एडवांस्ड होकर अगली स्टेज पर जाएंगे। क्योंकि अगले सीन के अंदर हम देखते हैं कि HAL 9000 नाम का एक सुपर कंप्यूटर इंसानों के स्पेस क्राफ्ट के अंदर मौजूद है, जो कि इंसानों की तरह सोच भी सकता है और उनसे ज्यादा तेज काम भी कर सकता है। ये स्पेसक्राफ्ट जुपिटर प्लैनेट की तरफ उन सिग्नल्स का पीछा करते हुए जा रहा है, लेकिन यही सुपर कंप्यूटर इंसानों का ही दुश्मन बनकर उन्हें मारने की भी कोशिश करता है। फिल्म आगे बढ़ती है और इंसानों को जुपिटर प्लैनेट के पास मौजूद एक नया मोनोलिथ दिखता है, जिसके बाद एस्ट्रोनॉट जुपिटर के पास मौजूद वर्म होल के अंदर चला जाता है और यहाँ पर इसे डायमंड शेप 7 के मोनोलिथ्स दिखते हैं, जो कि शायद 7 जमीनों को यानी कि मल्टीवर्स को शो कर रहे हैं। इस वर्म होल से निकलकर ये एस्ट्रोनॉट एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर ये इमोर्टल यानी कि अमर हो जाता है। यहाँ पर वो अपने बचपन और बुढ़ापे को भी देखता है, जो ये बताता है कि ये टाइम की कैद से आजाद हो गया है। और जहां पर ये इस वक्त मौजूद है, यहाँ पर दुनिया का कोई भी कानून एग्जिस्ट नहीं करता। ये वो दुनिया है शायद जिसे वही हस्ती कंट्रोल कर रही है जिसने इंसानों को इन मोनोलिथ्स के जरिए रास्ता दिखाया। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये सब कुछ देखने वालों पर छोड़ दिया गया है कि वो इसको क्या समझता है। हम देखते हैं कि ये एस्ट्रोनॉट अपने बूढ़े रूप को देखता है, जो कि बिस्तर पर लेटा हुआ है और बस मरने ही वाला है, लेकिन उसके सामने एक मोनोलिथ मौजूद है, जो कि इस फिल्म में दिखाया गया आखिरी मोनोलिथ है। ये बूढ़ा शख्स मरने से पहले इस मोनोलिथ को टच करने की कोशिश करता है, जिसके बाद वो एक स्टार चाइल्ड यानी कि रूह या फरिश्ते जैसी किसी रूहानी मखलूक के अंदर बदल जाता है। ये जहां शायद कोई और डायमेंशन है, जहां पर इंसानों का हर एक रूप एक ही वक्त के अंदर मौजूद है, जैसा कि साइंस में हमें मल्टीवर्स थ्योरी बताती है। लेकिन अब वो इन सब कवानीन से आजाद होकर एक सुपरनैचुरल एंटिटी में बदल चुका है, जिसके बाद ये फिल्म खत्म हो जाती है, बिना ये बताए कि इसके बाद इंसान की लाइफ में क्या होता है। क्योंकि साइंस आज भी ये नहीं बता सकती कि इंसान के मरने के बाद उसके साथ क्या होता है, क्योंकि मुर्दे कभी भी लौट कर ये बताने के लिए वापस नहीं आते। और दोस्तों, इसी मोनोलिथ के कॉन्सेप्ट को लेकर आर्ट के तौर पर दुनिया भर में फैलाया गया, जिसने लोगों के दिलों में सनसनी और खौफ पैदा कर दिया है और लोग इसे एलियन लाइफ से जोड़ने लगे हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ताहिर उबैद चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।